हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में वही बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है सब बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल चंगे भले हो। जैसे आप जानते हो पाठ 8 कर रहे थे आपकी भूगोल की किताब से हम लोग। पाठ 8 से पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ये आपका वही भारी भरकम पाठ का नाम। मेरी जीभ टेढ़ी हो जाती है जब भी मैं पाठ का नाम पढ़ती हूँ और लगता भी होगा कि यार थोड़ा बहुत कठिन पाठ लग रहा है, लेकिन मैंने सारे के सारे विषय में बोला ही है कि ये पाठ सबसे साधारण है। और इस पाठ का अंतिम विषय हम लोग करने जा रहे हैं भाई। अंतिम विषय है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो अभी तक मतलब ये जो पूरा पाठ है, पाठ 8वां, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न जंगल के बारे में, अमेज़न वर्षावन के बारे में, अमेज़न में किस तरीके के जानवर रहते हैं, किस तरीके के निवासी रहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा है। और अब ये जो अंतिम विषय है ये हमारे भारत के बारे में आ जाता है। जैसा आप जानते हो गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत विशाल नदियां हैं हमारे भारत की और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो शुद्ध नदियां मानी जाती है भगवान से, या आप कह सकते हो मतलब उन सबसे रुचित या उनसे जुड़ी हुई नदियां मानी जाती है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके का जीवन रहता है इसके बारे में हमारा ये विषय है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों अलग अलग नदियां हैं और ये दोनों नदियां एक जगह पे जाके मिलती जरूर हैं और वो जगह है सुंदरबन। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कितनी जगहों से मतलब होकर निकलती है, बहुत सारे देशों से, देश तो नहीं आप कह सकते हैं, शहर भी नहीं बोल सकती, स्टेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे होकर निकलती हैं। ठीक है, राज्यों से होकर निकलती हैं और वहां पे किस तरीके की भूमि है, किधर ज्यादा लोग रहते हैं, किधर किस तरीके के जानवर रहते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किस जगह में पड़ती है। ठीक है, किस जगह में पड़ती है सबसे पहले ये देखते हैं। ये हमारे भारत का नक्शा है दोस्तों और इधर दो तरीके के दे रखे जगह, एक है उष्णकटिबंधीय जगह और एक है उपोष्ण। देखिए उपोष्ण क्षेत्र, तो उपोष्ण का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल है, ये उपोष्ण क्षेत्र है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया। अब ये वाली जो जगह है यहाँ पे हमारा ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदी बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदी बहती है, यानी कि आप यहां से पूरा ले सकते हैं, ये पूरी वो जगह है जहां पे ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदी बहती है। ठीक है, तो ये जितने भी राज्य पढ़ रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल पढ़ रहा है, मेघालय पढ़ रहा है, त्रिपुरा पढ़ रहा है, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, नागालैंड, ये जितने भी जगह पढ़ रहा है ना, इधर किस किस तरीके के जानवर रहते हैं, यहाँ पे किस किस तरीके के कार्य होते हैं, कैसे लोग अपना गुजर बसर करते हैं, कहाँ पे पहाड़ी इलाके ज्यादा हैं, कहाँ पे सपाट धरती है जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होती है। तो यही सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां होकर गुजरती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के पास पास जितने भी राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसे शुरू करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाके मिलती है, सुंदरबन में जाके मिलती है, जो वेस्ट बंगाल में पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल में, ये बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश के काफी करीब, यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ ये जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये जगह दिख रही होगी, यहाँ पे ये यहाँ से ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से दोनों मिलकर फिर ये पूरे इस इलाके में आप ये कह सकते हो ये नदियां बहती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा उपोष्ण क्षेत्र है, यानी कि आपको जो ये जो पूरा आपका पाठ का नाम है ना, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण क्षेत्र, तो इसका मतलब पता है क्या है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन, जो मैंने आपको दिखाया था, उधर आपका अमेज़न जंगल था। और उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण प्रदेश, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन, जहां पे आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है।
ठीक है दोस्तों, समझ आया। अब यहाँ पे जितने भी आपको राज्य दिख रहे हैं ना, ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, देखिए यहाँ पे दोनों के रिवर के नाम भी लिखे हैं, नदियों के। अब यहाँ पे बहुत सारे राज्य पड़ रहे हैं, असम, बिहार, नागालैंड, त्रिपुरा, बहुत सारे राज्य पड़ रहे हैं। तो यहाँ से हमारी नदी, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती कहाँ पे दोस्तों? ये जाके मिल जाती है सुंदरबन में। सुंदरबन एक जंगल है, ठीक है। सुंदरबन कहाँ पे पड़ता है आपका? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे उन नदियों के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। ये कुछ नदियां हैं, देखिए एक नदी हमेशा अकेली नहीं बह रही होती, उसके अंदर बहुत सारी नदियों का पानी रहता है, ठीक है। तो ये वो नदियां हैं जो गंगा के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली नदी जो आती है वो है गंडक नदी, ठीक है। ये जो गंडक नदी है ये नेपाल में पड़ती है, ठीक है। गंडक नदी नेपाल में पड़ती है। ये जो नदी है या ये आप कह सकते हो कि गंगा के साथ साथ ये जुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद सोन नदी आती है मध्य प्रदेश की, ठीक है। ये वो नदी है जो गंगा के साथ जुड़ जाती है, सोन नदी मध्य प्रदेश। इसके बाद आती है घाघरा नदी, ये नेपाल। इसके बाद आती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश पश्चिम, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है दोस्तों चंबल नदी। ये मध्य प्रदेश के थोड़ा पश्चिमी जगह पे ये बहती है नदी, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। उसके बाद आती है कोसी नदी जो नेपाल के अंदर है। इसके बाद आ जाती है आपकी, एक साथ ये सब जाके जुड़ जाती हैं। कुछ इस तरीके से आप देख ही रहे होंगे कि एक नदी आ रही है यहाँ से, और यहाँ से भी एक नदी आ रही है, ठीक है। ये नदी आई और जाकर एक होकर आगे चली गई। तो आपने एक चीज देखी कि यहां से एक नदी आ रही है अलग, यहां से एक नदी आ रही है अलग, और देखो किस तरीके से ये नदियां दोनों मिलकर आगे चली जाती हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ कोई भी नदी मिलती नहीं होगी, उसका पानी किसी के साथ मिलता नहीं होगा, वो सिर्फ अपने ही पानी के साथ चलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। घाघरा, कोसी, सोन, चंबल, ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी जहां पे भी हो के गुजरती है ना, वहां पे कुछ ना कुछ छोटी छोटी नदियों का पानी उनके साथ जाके स्रोत बनकर मिल जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, गंगा में मैदान, ब्रह्मपुत्र पर्वत, तलहटी, हिमालय और सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब जैसे जैसे देखा जाए तो जैसे जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते आप चलते जाओगे ना, तो बहुत से अलग अलग राज्य देखने को मिलेंगे। कभी असम मिलेगा, कभी नेपाल, कभी देखा ही होगा, अभी मैंने आपको बताया कितने सारे राज्य से होकर गुजरती है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने आपको बताया ना। तो हर राज्य में क्या एक ही तरीके का भूस्थल रहेगा? क्या एक ही तरीके की धरती रहेगी, पहाड़ रहेंगे? नहीं, हर जगह अलग अलग तरीके की पहाड़ हैं, धरती है, जानवर है, वन्य जीव है ना। तो जैसे आप गंगा और ब्रह्मपुत्र के रास्ते चलते जाएंगे, जितना एक एक राज्य को आप पार करते करते चलते जाएंगे, उतनी अलग अलग विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे बहुत सुंदर सुंदर पर्वतीय इलाके हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे जहां जाती रहती है ना, उसके आसपास बहुत सारे पर्वतीय इलाके हैं। बहुत सारी सपाट धरती भी है जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। पर्वतीय इलाकों पे लोग थोड़े कम हैं, ढलान वाले इलाकों में कम है, और जो सपाट धरती है उसके अंदर लोग ज्यादा हैं, ज्यादा बसे हुए हैं, क्योंकि वहां पे सपाट धरती पे सपाट यानी कि बिल्कुल सीधी जमीन पे क्या हो जाती है, खेती अच्छे से हो पाती है, इसलिए लोग वहां ज्यादा है। हिमालय भी देखने को मिलता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के रास्ते में हिमालय भी पड़ता है, हिमालय पर्वत। और सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन कौन सी जगह है दोस्तों? सुंदरवन आपका बांग्लादेश में पड़ता है, और ऐसे भी कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में इधर उधर सुंदरवन पड़ता है। तो सुंदरवन मतलब कहीं पे भी आप अगर गूगल वगैरह करोगे ना तो उसमें बताएगा बांग्लादेश, लेकिन कहीं पे करोगे सुंदरवन असल में कहाँ पड़ता है वो बोलेगा वेस्ट बंगाल स्टेट में पड़ता है। तो ऐसे बता नहीं सकते, लेकिन हाँ बांग्लादेश आप पकड़ के चलिए, ठीक है। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है, तो आपको सुंदरबन जंगल देखने को मिलेगा। देखिए सुंदरबन जंगल की आपको तस्वीरें मिलेंगी, उसके अंदर वहां पे जो हमारा बंगाल टाइगर है, बंगाल वाला बाघ है, वो बहुत ज्यादा है वहां पे। बहुत अलग अलग तरीके के वन्य जीव है सुंदरबन में। हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलेगा अगर जब आप ये
गंगा ब्रह्मपुत्रा की नदी हिमालय के पास से भी गुजरती है, सुंदरबन डेल्टा में जाकर मिल जाती है। आपको एक चीज याद रखने की दोस्तों, ये जो नदी गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों काफी अलग नदियां हैं, और जहां मिलती कहाँ पे है, ये सुंदरबन में जाके मिलती है। मतलब इस जगह से मिल जाती है। समझ लीजिए यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, और मिलने की जगह है सुंदरबन। ठीक है, एक उदाहरण देके समझाऊं। चलो, आपका एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त के साथ आप भाई मूवी शूवी देखने जाने वाले हो, संडे का दिन है, और एक जगह पे ऐसा होता है ना कि कितनी बार हम एक जगह पे दोस्त को बुलाते हैं, फिर वहां से कहीं और जाने का बनाते प्रोग्राम या उधर खेलने का बनाते, लेकिन एक जगह मिलने का वो होती ही तय है ना। तो समझ लीजिए आपने अपने दोस्त को बुलाया, आपने बोला कि मेरे घर के साइड वाले पार्क में आ जा, और मैं भी वहां पहुंचता हूँ, तू भी वहां पहुंच, फिर वहां पे जाकर पता करते हैं आगे कहाँ जाना है। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि दो दोस्त कहीं से आ रहे हैं, गांधीनगर से आ रहा है, पश्चिम बिहार से आ रहा है, दो दोस्त कहीं से आ रहे हैं और एक जगह पे एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, और फिर वहां से एक साथ कहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। आप एक दोस्त आ रहा है, फिर जाके फिर से कहीं और थोड़ी ना चले जाते हो, सब एक साथ ही जाते हो ना एक जगह पे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा दो दोस्तों की तरह हैं, दोनों एक जगह पे पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के बाद दोनों एक साथ ही मिलके चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो सुंदरबन वो जगह है जहाँ पे ये दोनों दोस्त मिलके आगे चले जाते हैं। अब एक चीज और है, आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर, ये जो नदी जब बह रही होती है तो बहुत सारे चाप झील बनाते हुए बह रही होती है। चाप झील इसी को कहते हैं दोस्तों कि कुछ इस तरीके से सर्प के आकार में ये ऐसे 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 करके बह रही होती है। ठीक है, तो जब भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है तो वो सीधी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी होके बहती है। ओके, अब ये ऊपर से अगर आप ड्रोन शॉट देखेंगे, मतलब ऊपर ड्रोन तो आप जानते हैं जो ऊपर उड़ता रहता है, शादी वगैरह में तो सबने देखा होगा, तो वो ऊपर जब उड़ता है तो ऊपर से एक तस्वीर ली हुई है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जब एक नदी बहती है तो वो बिल्कुल सांप की तरह बहती है, इधर उधर 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 इधर इधर, बिल्कुल ऐसा सांप की तरह बहती है। तो इसे चाप झील बोला जाता है। यानी कि एक चीज सिद्ध है कि ये ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी ये दोनों सीधे नहीं, सांप की तरह बहते हैं। ठीक है, अब है इस क्षेत्र में मॉनसून का प्रभुत्व है। यह मध्य जून और सितंबर से बारिश लाता है। गर्मियां गर्म होती हैं और सर्दियां ठंडी होती हैं। अब जैसे हमारे भारत में कैसा मौसम रहता है दिल्ली के अंदर, गर्मियों में गर्मियां रहती हैं, सर्दियों में भारी सर्दी रहती है, बारिश में बारिश रहती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास के जितने भी राज्य पड़ते हैं, नेपाल, भूटान, असम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, और बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पे यही मौसम रहता है। ठीक है, मॉनसून में मॉनसून रहता है, बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होती है। कब रहता है दोस्तों? बारिश सबसे ज्यादा जून से सितंबर तक होती है। मध्य जून यानी कि जून जब आधा गुजर गया होता है, आधा बचा रहता है, मतलब 15 जून से लेकर सितंबर तक बहुत ज्यादा मॉनसून और बरसात होती है गंगा ब्रह्मपुत्रा ये नदी के आसपास वाले इलाकों में। ठीक है, और गर्मियां जब आती है तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और सर्दियां जब आती हैं तो बहुत ज्यादा सर्दियां रहती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र तो एक नदी है, इनके अंदर सर्दी गर्मी नहीं होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जिन जिन इलाकों से निकल रही होती है, जिन जिन राज्यों से निकल रही होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें गर्मी सर्दी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको कितने सारे ये मानचित्र दिखाए कि किधर किधर से होके निकलती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैंने आपको दिखाया था ना, पूरा का पूरा उपोष्ण प्रदेश, सब ट्रॉपिकल जगह जो है हमारी, मणिपुर, मेघालय, असम, जो हमारा पूरा पूर्वी क्षेत्र पड़ जाता है, बिहार, बांग्लादेश, इन सब जगहों की हम बात कर रहे हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र तो बस एक नदी है जो इन जगहों से बहकर निकल रही है। ठीक है, और ये वो राज्य हैं जहां पे ये मौसम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होगे, एक चीज है, आप सोच रहे होगे कि यार मैम आज मजाक नहीं कर रही है, मैम मजे शजे नहीं ले रही, कुछ बकबक नहीं कर रही है ना। तो भाई बकबक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये वाला जो विषय है ना काफी बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये विषय, मतलब जितने भी हमने विषय करे हैं वो काफी छोटे हैं।
छोटे मोटे विषय हैं, मतलब इतना भी ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। लेकिन ये वाला विषय बहुत बड़ा है और उसके मैं पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनाना चाहती थी। मैं सोच रही थी एक ही बार में आपको पूरा ये विषय समझा दूं, बिना बकबक बिना मस्ती मजाक करे। हाँ, थोड़ा सा वक्त हम थोड़ा सा तो मस्ती मजाक करेंगे, उसके बगैर कैसे रह सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पहले हम पूरा आधे से ज्यादा विषय कर ले, उसके बाद हम लोग आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है भाई, बेसिन क्षेत्र में विविध स्थलाकृतियां हैं, खड़ी ढलान है, पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम इलाके हैं, कम संख्या में लोग रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की बात नहीं हो रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जिन जिन जगहों से निकलती है उन राज्यों की बात हो रही है। तो उन राज्यों में, हर राज्य में एक ही तरीके की सपाट धरती हो, पर्वत हो, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आप नेपाल में बहुत बढ़िया चीज देख कर आएंगे तो जरूरी नहीं है वही चीज मध्य प्रदेश में भी हो। अगर आप राजस्थान के अंदर मतलब जोधपुर देख कर आओगे या उदयपुर देख कर आओगे तो जरूरी नहीं है कि वो अरुणाचल प्रदेश में भी हो या फिर नेपाल में भी ऐसा ही हो, है ना। तो हमें हर राज्य में अलग अलग तरीके का भाई नजारा तो देखने को मिलता ही है ना, तभी तो ये भारत कहलाता है। बिल्कुल अलग है बिल्कुल भारत हमारा। तो आप ये चीज हम देखते हैं, कहीं कहीं पे एक सपाट धरती है, कहीं कहीं पे धरती बहुत उपजाऊ है, खेती करने में अच्छा होता है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा खड़ी ढलान है, मतलब ढलड़ वाली, जिसको रफ और रॉकी टोपोग्राफी बोला जाता है, यानी कि थोड़ी खड़बड़िया जगह। खड़बड़िया आप देखते हो ना रास्ते किस तरीके से खड़बड़िया होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे गाड़ी ऐसे ऐसे हो जाती है। कहीं पे वैसे वाली सड़कें हैं, ढलाने हैं। कहीं कहीं पे पर्वत बहुत ज्यादा है जिसपे लोग कम रहते हैं। पर्वतीय ऐसी जगहों पे रहेंगे क्या, इस जगहों पे घर बनाना मुश्किल होगा ना, लेकिन ऐसे सपाट धरती पे घर बनाना काफी ज्यादा आसान होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पे पर्वतीय इलाके ज्यादा है, खड़बड़िया इलाका ज्यादा है, वहां पे लोग कम रहेंगे, संख्या थोड़ी कम है। लेकिन जहाँ पे सपाट धरती है, जहाँ पे खुले खुले मैदान है, सपाट धरती है, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे क्योंकि वहां पे खेती हो सकती है। जैसे कुछ इस तरीके की धरती देख लीजिए, कितने सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है यहाँ पे। सपाट धरती नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे कंकड़ पत्थर मौजूद है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे लोग कैसे गुजारा कर पाएंगे जब इतने सारे कंकड़ पत्थर, इनको काटा भी नहीं जा सकता है और बंजर इलाका है थोड़ा, यहाँ पे इतनी ज्यादा उपजाऊगृति नहीं है ना। तो खड़बड़िया जमीन पे लोग कम रहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी जगहों से भी होकर गुजरती है, ठीक है। ऐसी जगह हमारे राज्यों के अंदर बहुत मौजूद है, ठीक है। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र बहुत हैं, जैसे कि उत्तराखंड ले लीजिए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, कितनी सुंदर पर्वतीय जगह है ना। वहाँ पे पर्वत वगैरह बर्फ से ढके हुए हिम पर्वत है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। मतलब इतनी बुरी हालत नहीं है, इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं है वहाँ पे, बंजर इलाका नहीं है, लेकिन हाँ लोग यहाँ पे भी काफी कम ही मात्रा में संख्या में रहते हैं। पर्वतों के ऊपर नहीं, लेकिन पर्वतों के नीचे ऐसी जगह है जहाँ रह सकते हैं, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र मनुष्य के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करता है, मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी जगहों से भी होकर निकलती है जहाँ पे पर्वत भी है, जहाँ पे खड़बड़िया इलाका भी है और जहाँ पे सपाट धरती भी है। बिल्कुल सपाट धरती, कुछ इस तरीके से सपाट धरती जहाँ पे हरी भरी घास उगाई जा सकती है, खेती करी जा सकती है, पेड़ पौधे बड़ी अच्छी मात्रा में उग सकते हैं क्योंकि उपजाऊ भूमि है, ठीक है दोस्तों। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास हर तरीके की भूमि मिल जाएगी आपको, पर्वत भी मिल जाएंगे, ढलान भी मिल जाएगी, खड़बड़िया धरती भी मिल जाएगी और सपाट धरती भी मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से मैं आपको फिर से समझाना चाहती हूँ, समझ लीजिए। ये गंगा और कौन सी है भाई, और ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, ठीक है। अभी बह रही है, बहते बहते ये काफी आगे तक बह के जाएगी, देखो, ठीक है, बह के जा रही है। समझ लीजिए यहाँ पे आपका बिहार आया, यहाँ पे आपका झारखंड आया, ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल आया, यहाँ पे समझ लीजिए आपका मणिपुर आया, यहाँ पे आ गया आपका भूटान। मैं ऐसे ही बस नाम वगैरह लिख दे रही हूँ आसपास के,
तो समझ लीजिए जब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहकर जा रही होती है तो झारखंड में उसको बहुत बड़े बड़े ऐसे खड़बड़िया इलाके देखने को मिले, ठीक है, जहाँ पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं, उपजाऊ वृत्ति नहीं है। यहाँ पे सपाट धरती मिली, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। भूटान के अंदर बहुत बड़े बड़े हिम पर्वत मिले, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर खड़बड़िया, थोड़ा सा खड़बड़िया इलाका मिला लेकिन उपजाऊ मिला। मणिपुर के अंदर बिल्कुल सपाट धरती मिली। तो ऐसा ही है कि हर राज्य के अंदर सपाट धरती है, हिम पर्वत है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी जब निकलती रहती है तो हर राज्य में अलग अलग तरीके की स्थलाकृति देखने को मिलती है, यानी अलग अलग तरीके की जमीनें देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पीछे पढ़ा भी था इधर, कि मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया जो जमीन होती है वो होती है सपाट धरती, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके की भूमि जो उपजाऊ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बार देखिए, धान मुख्य फसल है, ठीक है, धान मुख्य फसल है, यानी धान किसको बोलते हैं, आटे को, धान से आटा निकलता है। तो आटा इन सब राज्यों के लिए मुख्य फसल है। झारखंड में, मणिपुर, मिजोरम, हर जगह आटा इस्तेमाल होता ही होता है और इसे पर्याप्त पानी वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि जितने भी राज्यों से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बह के निकलती है, जरूरी नहीं कि हर राज्य में धान उगाया जाता है, ठीक है। धान माफ करिएगा, मैं धान, मुझे लगा गेहूं, नहीं, धान तो चावल है माफ करना, धान चावल है, गेहूं आटा होता है, ठीक है भाई। धान यहाँ पे चावल को लेके चलिए, ठीक है भाई, गलती कर देना भाई, गलती, बिल्कुल छोटी सी गलती हो गई है। तो धान, मेरे दिमाग में ना सुनहरा सुनहरा धान घूमने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, सुनहरे तो दोनों ही होते हैं, गेहूं भी होते हैं, धान भी होते हैं। तो धान का मतलब होता है चावल और गेहूं का मतलब होता है आटा, पिस के आटा बनता है, ठीक है। तो चावल, आप वैसे देखा जाए तो आटा भी सबके लिए एक मुख्य आहार है, रोटी सबके घर में बनती है, लेकिन यहाँ चावल की बात हो रही है। चावल पूर्वी जगह पे बहुत ज्यादा खाया जाता है, ठीक है, नेपाल, मणिपुर, मेघालय बहुत ज्यादा चावल खाया जाता है। साथ ही साथ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल पड़ जाता है, बीच में बिहार पड़ जाता है, ठीक है, झारखंड पड़ जाता है। ये सारी वो जगह है जहाँ पे चावल बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ भाई, बंगाली से ही पूछ लीजिए कितना ज्यादा हम लोग चावल खाते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जिन जिन जगहों से निकलती है वहां पे हर राज्य चावल बहुत खाता है। तो चावल क्या है, हमारी मुख्य फसल है। इसके बाद चावल हर राज्य में नहीं उगाया जा सकता है दोस्तों। चावल सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, जहां से ही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिल के आगे बढ़ती है, ठीक है। तो चावल हर जगह नहीं उगाया जा सकता दोस्तों, क्योंकि चावल को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, ठीक है, उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। इसलिए वो जरूरी नहीं कि बिहार में भी उगे, झारखंड में भी उगे, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी कहीं से भी होकर गुजर रही है तो हर राज्य में उग रहा है चावल, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ राज्यों में चावल उगते हैं, लेकिन एक चीज सब में समान है कि जितने भी जगह से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजर रही है उन सारे राज्यों में चावल मुख्य फसल है, ठीक है। अब एक उदाहरण लेके देख लीजिए, उदाहरण लेते हैं कि दिल्ली में केसर नहीं उगाया जाता है, मुझे नहीं पता, उगाया जाता भी है आर्टिफिशियल तरीके से, कैसे उगाया जाता है पता नहीं, पर केसर हमारे यहाँ पे कश्मीर से आता है, ठीक है, केसर तो कश्मीर से आता है, सबसे ज्यादा पैदावार हमारी वहीं की है। तो क्या दिल्ली वाले केसर नहीं खाते हैं? क्या दिल्ली वाले केसर का कोई भी चीज नहीं खाते हैं? दूध पीते हैं, उसका केसर वाला दूध, केसर बादाम का, पिस्ता का जूस कह रही हूँ, शेक पीते हैं, ठीक है। केसर हलवे वगैरह में भी डलता है, केसर खीर में भी डलता है ना। तो दिल्ली में तो केसर उगाया नहीं जाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम केसर नहीं खाते, है ना। केसर तो आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है ना। तो बात मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकल रही है, और जरूरी नहीं कि वो सारे राज्यों में अगर चावल नहीं उग रहा है तो वो चावल का स्वाद नहीं ले सकते, है ना। चावल अगर वेस्ट बंगाल में उग रहा है सबसे ज्यादा, तो बाकी सारे राज्यों में वेस्ट बंगाल से चावल जाएगा,
खाएंगे वो भी। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि नदी की वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, जितने भी राज्य हैं इनका मुख्य आहार चावल है, जबकि इनके यहाँ पे उगता भी नहीं है चावल। चावल से वेस्ट बंगाल के यहाँ पे उगता है, और भी मुझे लगता है और भी जगहों पे उगता है। मैं वेस्ट बंगाल बता रही हूँ, एक जगह बता रही हूँ जो बाकी जगहों पे भी चावल भेज देता है। ठीक है, अन्य फसलें भी हैं दोस्तों। गेहूं आ गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी गलती नहीं थी। हाँ, वैसे कह सकते हो धान मुख्य है, लेकिन गेहूं भी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, रोटी भी एक मुख्य आहार है। मैं गलत नहीं निकली, रोटी भी एक मुख्य आहार है, गेहूं भी एक मुख्य आहार है, धान भी एक मुख्य आहार है। ठीक है, सही तो बोला भाई। रोटी, चावल, सब कुछ हमारे यहाँ पे बनता है। दोपहर में अगर चावल बने, रात को रोटी जरूर बनेगी। लेकिन मुझे दो बार चावल चाहिए होते हैं, लेकिन मुझे एक बार ही मिलता है। तो भाई रोटी मुख्य आहार है। ज्वार भी मुख्य आहार है। ज्वार ये सब बिहार में काफी ज्यादा खाया जाता है। चना वगैरह, लिट्टी चोखा, मतलब ये सब चीजें ना बिहार में बहुत ज्यादा खाई जाती है, झारखंड बिहार में। बाजरा ले लीजिए, बाजरा, और भी बहुत सारी फसलें हैं जैसे कि जूट हो गया, गन्ना हो गया, ये सब, और केले के बागान, ये सब वो फसलें हैं जो धान के साथ साथ उगती हैं इन सारे राज्यों में। जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल चावल के लिए बहुत मशहूर होगा, तो चाय के बागान जो होते हैं वो हमारे पूर्वी भारत में बहुत ज्यादा उगते हैं। असम में बहुत, दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा उगते हैं, है ना। तो ये है असम और ये है पूरा भारत। पूरे भारत में समझ लीजिए कहीं भी चाय नहीं उगता है, सिर्फ असम में उगता है। तो पूरा भारत चाय का जायका नहीं ले रहा है ना। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि वेस्ट बंगाल में अगर चावल उगता है तो वो हर जगह पहुंच जाता है और सबका मुख्य आहार बन जाता है। आपको याद रखना है कि चावल मुख्य आहार है सबके लिए, उसके साथ साथ गेहूं भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, जूट भी है। जूट कोई खाने की चीज नहीं होती है दोस्तों, जूट पहनने की चीज होती है, और जूट के थैले बनते हैं, बस्ते बनते हैं, आपने देखा भी होगा। जूट की रस्सी भी बनती है। और गन्ना, केले के बागान, ये कुछ और फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, गन्ना देखा जाए तो गन्ना और केले के बागान, ठीक है, प्लांटेशन बोला जाता है। तो धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये हर राज्य में नहीं उग सकती है, कुछ ही राज्यों में उगती है। ज्वार, सोरगम को कहते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसकी खेती होती है। ज्वार शायद आपने खाया कभी, ऐसे इसकी शायद खिचड़ी खाई है मैंने, पता नहीं क्या खाया है, लेकिन खाया है मैंने। बाजरा तो मैंने खाया, बाजरा का खिचड़ा खाया है, घी डाल के, थोड़ा किसके साथ खाते हैं, गुड़ के साथ खाया है। बाजरे की रोटी भी खाई है, बाजरे का खिचड़ा भी खाया है। काफी ज्यादा पोषण तत्व होते हैं इसके अंदर। तो बाजरे को मिलेट कहा जाता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ये आपको भुट्टा लग रहा होगा, लेकिन ये बाजरा है। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, और यार चना, मुझे नहीं पता था, चना बहुत तरीके के होते हैं, काले चने भी होते हैं, काबुली बड़े वाले चने भी होते हैं। तो मैंने भाई ये बढ़िया से काबुली चने की तस्वीर लगा दी, क्योंकि आपकी किताब में कभी दे ही नहीं रखा होता कि काला चना है कि काबुली चना है। वही चना आया था, मैंने लगा दिया चना। ठीक है, तो चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान मतलब कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, केले के बागान, ये सारी चीजें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के जितने भी राज्य हैं सब में खाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जूट, ये एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप पता है क्या था? मैंने आपको समझाया था ना कैश क्रॉप क्या होता है। कैश क्रॉप का मतलब होता है कोई ऐसी फसल जो इंसान उगा तो रहा है, लेकिन वो अपने लिए नहीं उगा रहा है, बाहर बेचने के लिए उगा रहा है। यानी कि वो उससे कैश यानी कि पैसे लेने वाला है, बेचकर पैसे लेने वाला है, तो उसको कैश क्रॉप बोल दिया जाता है। तो लोग इसे काफी ज्यादा उगाते वगैरह हैं। ये हरा ही होता है देखने में, फिर उसको ऐसे गठरी बांध के कुछ इस तरीके से गठरी बांध देते हैं दोस्तों, फिर इसको बांध के रख देते हैं। और फिर ये जब पूरी तरीके से सूख जाता है तब इसके रेसे निकाले जाते हैं, इससे रस्सियां बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। कुछ इस तरीके से आपको ये देखते पता चल गया होगा कि जूट किस तरीके से दिखता है। इसका थैला भी था मेरे पास, तो ये जूट की रस्सी है, काफी मजबूत होती है। साथ ही साथ ये जूट के कुछ ऐसे आजकल बड़े सुंदर सुंदर थैले वगैरह बनने लग गए हैं। मेरे पास एक परफ्यूम था,
मेरे जन्मदिन पर मेरे एक दोस्त ने परफ्यूम दिया था, तो कुछ इसी तरीके के जूट के थैले के अंदर ही दिया था और उसके अंदर बड़ा सुंदर से सिलेक्टिव कलेक्शन, ऐसे सुंदर से आकृति करे, तो बड़ा अच्छा एक होता नहीं, सुंदर सा लग रहा था, जैसे बहुत ज्यादा महंगा है ना। तो यहाँ पे ऐसे मुझे लगता है यार आधे से ज्यादा बच्चों के घर में ऐसे थैले होंगे सब्जी लेने के लिए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है ना। तो भाई ऐसे इस तरीके के आजकल थैले बड़े चल रहे हैं। आजकल भाई बड़े बड़े ब्रांड वगैरह के थैले नहीं चलते, आजकल कुछ इस तरीके के खूबसूरत बने हुए हाथों से जरी किए हुए थैले चलते हैं। असलियत में दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, एकदम हरा भरा ऐसा होता है। और जब ये सूख जाता है, इसके पत्ते हटा दिए जाते हैं, जब ये सूख जाता है तो इसे छीला जाता है, अलग अलग तरीके से ये निकलता है प्रक्रिया से, और उसके बाद ये इसका जूट की रस्सी बनती है, जूट का सब कुछ बनता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जूट ही कैश क्रॉप नहीं है, गन्ना भी कैश क्रॉप है। गन्ने को भी उगा के बाहर बेचा जाता है। हाय, मुझे गन्ने के जूस की याद आ गई, अदरक और पुदीना मार के भाई गन्ने का जूस गर्मियों में मजा आ जाता है खाने खा के। एक बार ठेले में जा रहा था, बहुत सारा गन्ना लेके जा रहा था, बेचने जा रहा था, तो मैंने उससे 20 रुपए में गन्ने खरीद लिए, इतने सारे, ठीक है, 5-6 थे। मत पूछो, मेरे जबड़े छिल गए, मेरे दांत छिल गए, मैं रोज बैठ के चबाती रहती थी और इतना मुंह में, इतना दाढ़ में इतना दर्द होता था, क्योंकि गन्ना बहुत सख्त होता है, लेकिन मजा बहुत आता है इसे खाने में, ठीक है। तो गन्ना ले लीजिए, केले ले लीजिए, केले के बागान। आपने कभी देखा है कोई केला उगाता और खुद ही खा लेता है? नहीं ना, वो तो हमेशा केले के बागान, केले बड़े बड़े वो बेच देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं। और कुछ जगह पर केले के बागान भी आपको देखने को मिलेंगे, जहां से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकलती है। केले के बागान देखा जाए तो जो हमारा दक्षिण भारत है वहां पे केला काफी उगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, केला बहुत जगह उगाया जाता है दोस्तों। शायद आप मुझे पता करके बता सकते हो कि केले के बागान कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, ठीक है भाई। तब से मैं अपना दिमाग चला रही हूँ, आप भी थोड़ा सा बताओ, चलो बताओ। तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, पूर्वी हमारा भारत ले लीजिए, जिसमें मेघालय, मणिपुर, असम सब आ जाता है। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल समान है सबके अंदर कि यहाँ पे खेती चलती है, किसी ना किसी चीज की खेती जरूर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि एक मुख्य काम है, ठीक है। मैं आपको पहले फिर से बता देना चाहती हूँ दोस्तों, केला और गन्ना और क्या था, केला, गन्ना और जूट, ये तीनों के तीनों कैश क्रॉप है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्हें उगाया जाता है जिस इंसान द्वारा, वो इंसान इसे खाता नहीं है, वो इनको बेच देता है बाहर, जिससे उसे बढ़िया मुनाफा हो, पैसा मिले, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक चीज याद रखनी है अच्छे से कि ब्रह्मा और गंगा नदी जिन जिन राज्यों से होकर निकलती है ना, उन राज्यों के अंदर कृषि एक तरीके से, आप बता सकते हो कि कृषि एक तरीके से वहां का मुख्य काम है। हर जगह किसी न किसी चीज की खेती जरूर होती है, ठीक है। कहीं पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे केले बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाय के बागान सबसे ज्यादा आपको असम में मिल जाएंगे, असम में और बांग्लादेश में चाय के बागान बहुत ज्यादा है। पाकुई टी ले लीजिए, ग्रीन टी, चामोमाइल टी, ऐसे बहुत से टीज के नाम है। आपको पता है क्या, आपने कौन कौन से पिए हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर असम में चावल नहीं उगता है तो चाय उगता है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में चावल बहुत ज्यादा उगता है, तो वहां शायद केसर नहीं उगता है। बिहार के अंदर चना बहुत ज्यादा उगाया जाता है, तो शायद वहां पे केला नहीं उगता है। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा समान रूप में, एक चीज सारे राज्यों में विचलित है कि खेती वहां पे हर तरीके की होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिहार और असम में, देखिए बिहार और असम का बता दिया। दरअसल यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो ही नहीं रही है, बस यहाँ पे ये बात हो रही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पास में जो राज्य हैं उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात करी, वेस्ट बंगाल में चावल बहुत ज्यादा उगाया जाता है,
असम में चाय बहुत ज्यादा उगाई जाती है। तो बिहार और असम में रेशम के कीड़ों का खेती बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग तरीके की खेती होती है दोस्तों, कहीं पे भी एक तरीके की खेती नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेशम के कीड़े की खेती हो रही है। यहाँ पे रेशम के कीड़ा पता है आपको क्या होता है? आप सिल्क का कपड़ा तो जानते हो, सिल्क की साड़ी। ठीक है, सिल्क की साड़ी बनती है, सिल्क का सूट बनता है, सिल्क का स्कार्फ वगैरह बनता है, बहुत चीजें बनती है सिल्क की। तो सिल्क किस तरीके से बनता है दोस्तों? सिल्क बनता है, रेशम का कीड़ा सिल्क बनाता है। रेशम यानी कि सिल्क होता है। तो ये कीड़ा होता है, इसको ये अपना ककून, इसको सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, सिल्क वर्म, जिसको रेशम का कीड़ा कहा जाता है। यही वो कीड़ा है जो रेशम बनाता है। मतलब प्रकृति में कितनी सारी चीजें देती है यार। तो ये सबसे ज्यादा इसका काम जो होता है, सिल्क काम होता है, ये सिर्फ सबसे ज्यादा आसाम और बिहार में होता है। ठीक है, ये अपनी थूक से ऐसे घूम घूम के ककून बनाता है। ककून कुछ इस तरीके, मतलब अपना बैठने के लिए ककून बनाता है और उसे अपनी थूक से रेशम बनाता है। तो सोच सकते हैं हम लोग थूक से बना हुआ रेशम पहनते हैं, मतलब वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर रेशम बनता है। ऐसा ये सफेद रेशम निकालते हैं और कुछ इस तरीके से उसे रंग दिया जाता है। लेकिन विचलित करने वाली बात है कि शहद मधुमक्खी बनाती है अपने मुंह से, रेशम के कीड़े मुंह से थूक निकाल के रेशम बनाते हैं। पर हमें तो पता भी नहीं होता कि कितने मेहनत से चीजें बनती है। तो हमें जब भी सिल्क का कपड़ा हाथ में आए या फिर शहद हाथ में आए तो भाई शुक्रिया करना मधुमक्खियों का, रेशम के कीड़ों का, कि उनके इतनी ज्यादा मेहनत की वजह से हम इतना सुंदर चीज खा रहे हैं या पहन रहे हैं। तो भू आकृतियों के प्रकार के अनुसार हर जगह भिन्न वनस्पति होती है। तो अभी हमने बात करी सपाट धरती, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे किस तरीके की खेती होती है, कहीं पे केला उगाया जाता है तो कहीं पे चावल उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल में और असम में अगर चाय उगाया जाता है तो बिहार में रेशम का कीड़े का काम होता है ना। तो यहाँ हर जगह वनस्पति भी काफी अलग अलग है, यानी कि पेड़ पौधे भी हर राज्य में अलग अलग हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ हैं, जैसे कि साल, पीपल, सागवान, हर जगह अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे कि नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा मुझे कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले नाम आएगा दक्षिण भारत का, केरला, तमिलनाडु। हमने नारियल के पेड़ वहां सबसे ज्यादा देखे होंगे, है ना। और अगर आप बात करें कि क्रिसमस ट्री, जो क्रिसमस ट्री नहीं होती, कुछ इस तरीके के जो पेड़ होते हैं, वो सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलते हैं, तो वो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि पर्वतीय और बर्फीले इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वो लंबे लंबे पेड़ जो हम क्रिसमस में काट के इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे हर राज्य में अलग अलग तरीके की खेती होती है, अलग अलग तरीके की चीजें उगती हैं, वैसे ही हर राज्य में वनस्पति भी अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के पेड़ सागवान बोला जाता है, जिसको टीक भी बोला जाता है। ये पेड़ फर्नीचर बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं। तो कहीं कहीं पे उगता है आपका साखू, जिसको साल बोला जाता है। कुछ इस तरीके से इसमें छोटे छोटे फूल उगते हैं, फल उगते हैं और इसके भी फर्नीचर बनाया जाता है। साखू यानी सल, सागवान यानी टीक। और फिर बारी आती है पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ हमारी धार्मिक चीजों से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। पीपल और बरगद का पेड़, इसकी हम काफी ज्यादा आदर करते हैं, इसका काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। ठीक है, पीपल का पेड़ ये भी कहीं पे सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा उगता होगा। साथ ही साथ बांस उगता है ब्रह्मपुत्र की धरती पर, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जब अकेली होती है, जब वो गंगा से नहीं मिल रही होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के राज्यों में बांस की ये बड़े बड़े बैम्बू बहुत बड़े बड़े उगते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है ना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी, वहां पे बांस बहुत ज्यादा उगता है। और साथ ही साथ मैंग्रोव वन भी बहुत ज्यादा उगते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं दोस्तों? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से पहले उगते हैं। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे गंगा नदी है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलने जा रहे हैं, लेकिन मिलने से पहले ये यहाँ पे कोई राज्य तो पड़ रहा होगा,
यहाँ पे भी कोई राज्य पड़ रहा होगा। तो उन राज्यों की बात हो रही है, मिलने के बाद उन राज्यों की बात नहीं हो रही है। मिलने के बाद जो राज्य हैं वो तो मैंने आपको बताया है, बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय, वो सब मिलने के बाद वाले राज्य हैं। लेकिन मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी जिन जिन जगहों से जाती है वहां पर बैम्बू बहुत ज्यादा उगते हैं, मैंग्रोव जंगल बहुत ज्यादा होते हैं। मैंग्रोव जंगल कौन से होते हैं दोस्तों? जिनके पेड़ और शाखाएं सब पानी में डूबी रहती हैं, उन्हें मैंग्रोव जंगल या फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि मैंग्रोव जंगल क्या है, तो ये मत बोलना कि जहां पे मैन है और बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, ग्रोव्स है। ये आप ये बोल देना साधारण तरीके से, ऐसा जंगल जो पानी में डूबा हुआ है, जिसके नीचे सपाट धरती नहीं होती है, पानी रहता है, तो सारे पेड़ पौधे पानी में डूब रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद है उत्तराखंड, सिक्किम, एमपी, देवदार। तो यहाँ पे ये बताया गया कि उत्तराखंड, सिक्किम और एमपी ये कुछ जगह हैं, ठंडी ठंडी इलाकों वाली जगह हैं। उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ठंडी ठंडी इलाकों वाली जगह हैं जहाँ पे देवदार और देवदार जैसे शकुनधारी पेड़ देखने को मिलते हैं, पाइन और देवदार जैसे। ठीक है, ठंडी जलवायु और खड़ी होने के कारण। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको ये क्रिसमस ट्री देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ देखने को मिले हैं दोस्तों? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और एक और नाम लिया गया था, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और यहाँ पे देखिए सिक्किम। ठीक है, तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और सिक्किम में आपको कुछ इस तरीके के शकुनधारी वन देखने को मिलेंगे, जैसे देवदार हो गया, जो बिल्कुल इस तरीके के पेड़ होते हैं। ठीक है, ठंडियों में, ठंडे इलाकों में कुछ इसी तरीके के लंबे लंबे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। इसको देवदार बोला जाता है, इसको चिड़ का पेड़ बोला जाता है, यानी कि पाइन ट्री। ठीक है, इसको पाइन इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर ये छोटे छोटे फूल जैसे दिखने वाले, ये ऐसे बिल्कुल कुड़मुड़े से होते हैं, जानवर खाते भी हैं ऐसे। ठीक है, ये इसी का फल होता है, इसको पाइन कोन्स बोला जाता है, इसलिए इसका नाम पाइन ट्री हो जाता है। ये भी आप देख सकते हो, बिल्कुल अभी जो हमने पीछे जो एक पेड़ देखा, ये वाला जो हमने पेड़ देखा, बिल्कुल इसी की तरह लग रहा है ना। देवदार, उसको देवदार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं चिड़ का पेड़, यानी कि पाइन ट्री। तो अभी तो हमने किस किस के पेड़ कर लिए हमने? साखू को क्या कहते हैं दोस्तों? साल कहते हैं। फिर बात आती है पीपल के पेड़ की, फिर बात आती है चिड़ के पेड़ की, फिर बात आती है देवदार की। ठीक है, देवदार, पीपल, साखू और क्या था? और टीक। ठीक है, तो ये वो सारे पेड़ हैं जो अलग अलग पेड़ हैं, ये अलग अलग राज्यों में उगते हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग राज्यों में उगते हैं, एक ही राज्य में नहीं उगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फर का पेड़ भी है, फर मतलब फिर बोला जाता है अंग्रेजी में इसको, फर का पेड़। ये सारे एक जैसे दिखने में ही आपको लग रहे होंगे, है ना। और इसी तरीके के एक जैसे दिखने वाले पेड़ ही ये ठंडी इलाकों में सबसे ज्यादा रहते हैं, ठंडी जगहों में सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के अगर आपको एक्समस ट्री या क्रिसमस ट्री जैसे वाले पेड़ दिखे ना, तो वहां पे सबसे आगे लगा देना उत्तराखंड, सिक्किम, एमपी और ठंडे इलाकों वाली जगहों में ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, वन्य जीव किस तरीके के होते हैं दोस्तों, यानी कि किस तरीके के जानवर वगैरह कैसे होते हैं? तो हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, एक सींग वाला गैंडा, ये कुछ ऐसे जानवर है जो आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा के आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाल टाइगर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मगरमच्छ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में बाघ और मगरमच्छ और घड़ियाल बहुत ज्यादा है। ठीक है, झीलों में मीठे पानी की नदी बंगाल की खाड़ी में जलीय जीवन बड़ी संख्या में मौजूद है। ठीक है, उदाहरण कातला, रोहू, हिल्सा, मुख्य भोजन मछली और चावल है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल और बिहार ऐसी जगहों पे मछलियां बहुत ज्यादा खाई जाती हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मछली वगैरह का जीवन बहुत है। ठीक है, तो तस्वीरों के साथ जानते हैं। सबसे पहले पे आता है हाथी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास इन प्यारे प्यारे जानवर आ जाते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, मैंने सारे छोटे छोटे जानवरों की वो लगाई है। फिर आ जाता है बाघ,
उसके बाद बंदर आ जाते हैं। ये सारे जानवर हैं दोस्तों जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के राज्यों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। फिर बात आती है हिरण की। हिरण के बाद एक सींग वाले गैंडे की, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। उसके बाद आ जाते हैं सफेद बाघ यानी कि व्हाइट बंगाल टाइगर। ये हर जगह नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और वैसे इलाकों में सबसे ज्यादा मिलते हैं। बंगाल टाइगर ये बहुत ज्यादा, मैं डर गई मैं सच में डर गई। मुझे ऐसे जानवर अच्छे नहीं लगते, मतलब कुड़कुड़ी सी हो जाती है मुझे। तो मगरमच्छ, आपको मगरमच्छ और ऐसे ही सरीसृप बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जिन जिन जगहों से होकर गुजरती है वहां पे मछली और चावल बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। वेस्ट बंगाल, पूर्वी जगह जो है, ये सारी जगहें हैं जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में चावल वगैरह खाया जाता है। उन जगहों का नाम मैं यहाँ पे लिख दूं अगर आप चाहे तो। नेपाल, असम, ये वो सारी जगह जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकलती है दोस्तों, ठीक है। वेस्ट बंगाल, भूटान, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको ये नाम याद नहीं रहते तो सीधा गूगल पे जाइए। मैंने वैसे मानचित्र भी बहुत सारे दिखा दिए थे आपको। सीधा गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो वहां पे सारे राज्यों के नाम आ जाएंगे, या तो वो सीधा सीधा आपको मानचित्र या मैप दिखा देंगे। तो ये कुछ मछलियां हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है। रोहू हो गई, कातला हो गई, हिल्सा हो गई, ठीक है। हिल्सा यानी कि, हिल्सा को क्या कहते थे, दिमाग से स्लिप हो गया। अरे हिल्सा को क्या कहते थे, इलिश मैं दिमाग से निकल गया। मैं मतलब बंगाली होने पे लालत है, मेरे को मच्छियों के नाम नहीं पता। मुझे बहुत सारी डांट पड़ने वाली मेरी बंगाली दोस्त और उनकी मम्मियों से, बहुत ज्यादा। तो चावल हो गया और मछलियां हो गई। चावल और मछली यानी कि फिश करी और राइस, ये एक पक्का रोज का आहार है उन जगहों के लिए जहां से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकलती है। यानी कि जो जो जगह मैंने अभी आपको दिखाई ना, वो सारी जगह चावल और मछली एक मुख्य आहार है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलती कहाँ पे है, याद रखना है, सुंदरबन में मिलती है, ठीक है, बस ये याद रख लेना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के कई शहर और टोले हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास बहुत सारे राज्य पड़ते हैं। गंगा आरती तो आपने देखी होगी, वाराणसी में गंगा आरती होती है। तो अभी हम उनकी बात करने वाले हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के आसपास के जो राज्य हैं वो राज्य हैं जिनमें 10 लाख से ऊपर की आबादी है। और ये राज्य सबने ही नाम सुने हैं इनके, किसी से छुपाए हुए नहीं है। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये सारे राज्य वो हैं जहां से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने वाराणसी की फोटो डाली है, ये गंगा नदी है, ठीक है। देखो बोट पे लोग सफर भी कर रहे हैं। इन कस्बों और उद्योगों से अपशिष्ट जल नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का प्रदूषण होता है। अब इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है कि आप जानते ही हैं, हर एक राज्य आज के वक्त पे तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो हर राज्य के अंदर एक ना एक उद्योग जरूर बना हुआ है। उद्योग यानी कि फैक्ट्री जरूर बनी हुई है, और उस फैक्ट्री का केमिकल या उस फैक्ट्री से निकला हुआ प्रदूषण इन सुंदर झीलों को और गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी पाक नदियों को बहुत ज्यादा दूषित कर रहा है। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी तस्वीरें दिखा सकती हूँ जिसमें गंगा नदी बहुत सुंदर दिखेगी, फोटोशॉप, फिल्टर, इफेक्ट सब डाल रखा होगा, बड़ी सुंदर दिखेगी नदी, लेकिन असलियत सब नहीं दिखाते हैं, उसे अपन दिखाता है। तो भैया आप देखिए मेरी गर्दन ऐसे हो गई। तो भैया आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक गंगा नदी की ही तस्वीर डाली है, थोड़ा सा घिन आ सकता है, लेकिन हाँ
हम लोग माला, फूल, ये सब गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। हमारा पूजन, ये इन सब में मैं बाधा, ये डालो वो डालो, मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप गंदगी फैलाते हो तो उसको साफ करने का जिम्मा भी हमारा ही होता है। और सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि बहुत से लोग हैं जो कपड़े भी धोते हैं इन पाक नदियों में। तो इसका पानी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी अस्वच्छ होता जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है पानी में कपड़े धोना, जो दिमाग नहीं है। ये जो पाउडर होता है, डिटर्जेंट पाउडर, इसमें कितना केमिकल होता है सोचो। और पानी में तो कितनी सारी मछलियां रहती हैं, वो मरी जा रही हैं। पानी में पैर तक नहीं रख सकता है कोई इंसान, क्योंकि इतना काला पानी हो गया है। तो पहला हमें कारण मिल चुका है, यानी कि डिटर्जेंट पानी कर देना, मतलब पूरा झाग, कैसे बताऊं यार, मतलब मेरे को बताने में भी बुरा लग रहा है, क्योंकि यार खुद भारत में रहती हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब वैसे घिनना वगैरह वगैरह साफ करने का जिम्मा भी हमारा ही है। तो शायद गंगा नदी थी वो, मैं पुलिया से निकल रही थी, स्कूटी में बैठी हुई थी, मैंने देखा बादल नीचे आ गए हैं क्या पानी में, बादल नीचे आ गए। मैंने देखा ये क्या है, फिर मैंने देखा 1 मिनट, तो डिटर्जेंट है पूरा, ऐसे बादल बने हुए हैं, इतना झाग, वो झाग पता नहीं जाएगा भी या नहीं जाएगा, पता नहीं, इतना झाग पानी के अंदर। मछलियां तो पता नहीं जिंदा हैं या नहीं है, पता नहीं। तो गंगा नदी का ये हाल हो रहा है। हमारी इतनी पवित्र माता है वो गंगा। आप किसी भी पानी को गंदा करने से पहले 100 बार सोचना। और अगर हम पूजन पाजन कुछ भी कर रहे हैं, पूजन पाठ कुछ भी क्रिया वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको साफ भी करें। नदी भी हमारी है, भारत भी हमारा है। हमें अपना समझ के हमारे राज्यों को, हमारे पृथ्वी को, हमारे किसी भी जगह को साफ रखना चाहिए। हम अपने घर को कितना साफ रखते हैं, अपना समझते हैं ना, इसलिए। लेकिन शायद हम अपनी धरती माँ को, हम अपनी भारत माता को अपना समझते ही नहीं है। इसलिए नदी को गंदा करने से पहले, उसमें थूकने से पहले, उसमें पीक मारने से पहले सोचते ही नहीं है कि हमारी थोड़ी ना है, तो नदी है, बस पीक मार दो, थूक कर दो, थूक फेंक दो। मतलब ऐसे ही होता है यार, सच्चाई है, बुरा लगता है, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो करते हैं। मेरे को भी याद है, मैं भी पहले शायद बचपन में थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा फेंक देती थी, लेकिन 6th क्लास के बाद से मैंने आज तक कूड़ा कचरा नहीं फेंका। मेरे बैग में इतना कूड़ा कचरा आपको मिल जाएगा, मैं क्या बताऊं। लेकिन मतलब मेरी मम्मी जब मेरा बैग खोलती है कभी धोने के लिए, बट कहती, बेटा कूड़े का डिब्बा नहीं है क्या तेरे यहाँ पे घर पे, थोड़ा फेंक दिया कर कूड़ा उन सब चीज़ों में। तो मैं बोलती हूँ, मम्मी मैं कुछ भी खाते खाते जा रही होती हूँ सड़क में, तो मैं अपने बैग में रख लेती हूँ उसे, घर में आके फेंक दूंगी, आप तो फेंक ही दोगे उसे, या मैं फेंक दूंगी। तो हमारे पास बैग भी होता है, खाली भी होता है, रखने की जगह भी होती है, लेकिन हम उसे बाहर फेंक देते हैं, ऐसे कचरे में फेंक देते हैं। मतलब ऐसे ही सड़क पे, इतनी साफ सुथरी सड़क पे एक कचरा पड़ा हुआ है। यार शायद बहुत से लोग हैं जो भारत माँ को अपना नहीं समझते हैं, इसलिए गंदगी करने से पहले नहीं सोचते। गंदगी कर भी रहे हो तो उसको साफ कर दो, है ना। उद्योगों से आया रसायन यानी कि केमिकल होता है दोस्तों। ये केमिकल हमारे फेफड़ों के लिए भी बहुत बुरा है। और इस केमिकल से निकला हुआ तेल, पदार्थ, केमिकल, पेस्टिसाइडर, पता नहीं क्या क्या चीजें सब पानी में मिल रहा होता है, ऐसे बह रहा होता है। और इससे पानी इतना दूषित हो सकता है, इतना दूषित कि 1 गिलास भी कोई पानी पी ले तो उसको उसी वक्त पे उसका पता नहीं क्या होगा। मैं सोच भी नहीं सकती, इतनी गंदी बीमारी हो सकती है, शायद उसकी जान भी चली जाए, इतना गंदा होता है पानी इन सब चीजों से। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में परिवहन के 4 तरीके अच्छी तरह से विकसित हैं। सड़क मार्ग, रेलवे, जलमार्ग परिवहन एक प्रभावी साधन है। विशेष रूप से नदियों के साथ साथ इसके कई हवाई अड्डे भी हैं। तो गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जितने भी राज्य हैं, जैसे वाराणसी, लखनऊ, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद वो आगे जहां जाती है वो राज्य अलग है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब अकेले चल रही होती है, उसके पास जो राज्य होते हैं वो अलग है। तो गंगा के आसपास के राज्य के नाम मैंने अभी आपको बताए, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ये सारे वो राज्य हैं जो गंगा नदी, सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी के पास वाले राज्य हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वेस्ट बंगाल से मिलने के बाद आगे जाती है पूर्वी भारत के वहां, ठीक है। तो वो राज्य अलग है
और गंगा के आसपास रहने वाले राज्य वो राज्य अलग हैं। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है कि अगर आपको इन राज्यों में घूमना घामना हो, जैसे वाराणसी से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, इधर उधर घूमना वगैरह हो, तब कैसे घूमोगे? ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, सड़क मार्ग है, रेलवे है, जल मार्ग है। जल मार्ग अभी मैंने आपको दिखाई दिया था कि किस तरीके से वो इंसान बोट के अंदर घूम रहा था वाराणसी, है ना। तो अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह घूमना है तो उसके लिए ऐसे इस तरीके की बोट बहुत ज्यादा मशहूर है, इस तरीके की बोट में लोग बहुत घूमते हैं। तो ये हो गया हमारा जल मार्ग। इसके बाद आता है सड़क मार्ग। अगर वाराणसी से कानपुर आपको पहुंचना है तो आप सड़क मार्ग भी इस्तेमाल कर सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, किसी भी तरीके का रोडवेज ले सकते हो। तो सड़क मार्ग को रोडवेज ही बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपके रेल मार्ग की। अगर आपको रोडवेज से नहीं जाना है, बहुत ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करना है, तो आप रेलवे से जा सकते हो एक शहर से दूसरे शहर। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे वायु मार्ग की। जिन जिन जगहों का मैंने नाम लिया उन सारी जगहों पे आज के वक्त पे एक न एक एयरपोर्ट जरूर बना हुआ है, वायु अड्डा जरूर बना हुआ है। तो उन अड्डों को भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले आता है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये आपको लखनऊ में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अगर लखनऊ से आना है, ये वाला कौन सा था, अगर आपको लखनऊ से आना है वाराणसी तो आप लखनऊ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे बैठेंगे, तो वहां से बैठेंगे फ्लाइट में। और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी का हवाई अड्डा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर जिन जिन जगहों की मैंने आपको अभी बात करी है, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, सब में हवाई अड्डे मौजूद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये कोलकाता में है। अगर आपको वाराणसी, कोलकाता में भी तो गंगा नदी बहती है। पर्यटन एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। आगरा में ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना संगम, लखनऊ में इमामबाड़ा, बौद्ध स्तूपा, बिहार में, असम में काजीरंगा। तो यहाँ पे वो जगहों की बात करी जा रही है जहां से गंगा नदी जहां से निकलती है, उसके आसपास के राज्यों की बात करी जा रही है। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे पर्यटन यानी कि ट्रैवलिंग, लोगों को ट्रैवलिंग कितना पसंद है। ठीक है, तो आगरा के वहां से भी निकलती है भाई यमुना। ठीक है, यमुना नदी तो ताजमहल के पीछे ही यमुना नदी बहती है। तो ताजमहल देख सकते हो आप, यमुना नदी के उसके अंदर ताजमहल देख सकते हो, इलाहाबाद देख सकते हो, लखनऊ में इमामबाड़ा, लखनऊ से गंगा बहती है। ठीक है, तो लखनऊ में इमामबाड़ा देख सकते हो। ये कुछ जगह है इन राज्यों के अंदर। बौद्ध स्तूपा बिहार के अंदर है। मैंने आपको बताया ना कि बिहार से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ने बह के निकलती है, गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, फिर असम में आप काजीरंगा देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा विषय खत्म होता है। मैं एक चीज आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ठीक है, हमने इस विषय में दो चीजें पढ़ी हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जाके एक हो जाती है तो यहाँ के जितने राज्य हैं, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके जारी होती है। यहाँ के जितने भी राज्य हैं, पूर्वी राज्य, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्य, इन राज्यों की हमने बात करी है। ठीक है, साथ ही साथ हमने इन राज्यों की भी बात करी है जहां पे सिर्फ ये सिंगल घूम रही होती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ गंगा है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ठीक है, इस विषय में आपको थोड़ा सा टटोल मटोल दिया होगा कि गंगा तो सिर्फ वाराणसी में तो सिर्फ गंगा नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र मिलके तो नहीं बहती है। तो आपके दिमाग में शायद आएगा कि इस विषय के अंदर हमें कौन कौन से राज्य के बारे में पढ़ा है हमने, जहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बहती है या सिर्फ और सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोनों के बारे में पढ़ा है। गंगा नदी वाराणसी में बहती है, उसके बारे में पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी के आसपास कौन से राज्य हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में भी पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र के आसपास कौन से राज्य हैं। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र जब सुंदरवन में मिलके आगे चले जाते हैं तो आगे पूर्वी भारत के राज्य आते हैं, तो वहां पे क्या क्या होता है। ठीक है,
तो ये हमारा पूरा का पूरा विषय था दोस्तों। माफ़ करना, मैं आपके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं कर पाई, तो बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल एकदम ऐसे घनिष्ठ तरीके से होकर आपको पढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये वाला जो विषय है उसके साथ मैं मजाक नहीं करना चाहती थी। ये वाला विषय काफ़ी ज़्यादा लंबा था और मैं चाह रही थी जितना जल्दी हो सके, जितना आसानी से, सरलता से मैं आपको पढ़ा सकूँ, उतना जल्दी हो जाए। ठीक है, इस विषय से मुझे लगता है बहुत प्रश्न आते हैं और सच में आते हैं। ठीक है, सच में आते हैं, क्योंकि सबसे लंबा विषय है और इसी में से प्रश्न 1 या 2 पक्का आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं मज़े नहीं लेना चाहती थी। बाकी विषयों में आपने देखा ही होगा मेरा अलग ही एक वो था, ऑरा था, लेकिन इस विषय में थोड़ा अलग। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से विषय समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत लंबा विषय था और इसको मुझे एक ही वीडियो के अंदर पूरा करना था। मैं इसके 2 पार्ट नहीं बनाना चाहती थी, मैं सोच रही थी कि एक ही मैं बना दूँ, आपको सिर्फ एक ही देखना पड़े। ठीक है, तो भाई हम फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में या किसी क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर वैसे बच रहे हैं, इस पार्ट 8 के प्रश्न उत्तर बच रहे हैं, वो मैं जल्दी से करा दूंगी, आप देख लीजिएगा उसकी वीडियो भी। और जल्दी लौटेंगे यारो किसी और वीडियो या प्रश्न उत्तर के साथ, या फिर ऐसे बातचीत करते करते। तो अपना ध्यान जरूर रखना। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, टेक केयर। गीली पप्पी, प्यार भरी झप्पी, अपराजिता मैम के साथ। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय।